अस्सलाम वालेकुम। अब्दुल वासे, बेटा आवाज़ आ रही है आपको? जी अब्दुल वासे बेटा, आवाज़ आ रही है? यस सर, आ रही है। शबान बेटा, आपको आ रही है? जी शबान। शबान का शायद कोई इशू आ रहा है, कनेक्ट होता है फिर डिसकनेक्ट हो जाता है। 2 मिनट बेटा देखते हैं, उसके बाद जो है हम क्लास स्टार्ट कर लेंगे। ठीक है अब्दुल वासे? यस सर। अस्सलाम वालेकुम। शबान बेटा, अब आपको आवाज़ आ रही है? सर मेरा नेट खराब है। वो मुझे आइडिया हो रहा है, जिस तरह आपकी डिसकनेक्टिविटी आ रही है ना। आप नेट कौन सा इस्तेमाल कर रहे हैं, मैं आपको थोड़ा गाइड कर देता हूँ। सर हॉटस्पॉट यूज कर रहे हैं। हॉटस्पॉट यूज़ कर रहे हैं, आप फ़ोन पे ही क्लास ले लो। हॉटस्पॉट जो है वो कनेक्ट होगा तो उससे चार्जिंग कम हो जाए तो ये प्रॉब्लम आना शुरू हो जाती है। फ़ोन को चार्जिंग पे लगा के उस पर क्लास ले लो आप। सर मेरे फोन में सिम नहीं है नेट की, वो मामा की सिम है, उसका हॉटस्पॉट ले रहे हैं। अच्छा। ठीक है ठीक है, चलें। इसका फिर कोई थोड़ा सा रीज़नेबल बंदोबस्त करो यार, इस तरह तो आप तो फिर प्रॉब्लम रहेगी बेटा ये। चलें बेटा जी, फिर हम बिस्मिल्लाह करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं बेटा आपको दोबारा वेलकम कर रहा हूँ नोबल एजुकेशन सिस्टम इस्लामाबाद में। हम बेटा जी सेकंड चैप्टर पढ़ रहे हैं। सेकंड चैप्टर का नेम है एटॉमिक स्ट्रक्चर। आज अगर हम डेट की बात करें तो आज है 18 जुलाई और लेक्चर हमारा ये 15 बनेगा, ऑल्दो 16 लेक्चर्स हमारे हो चुके हैं। ठीक है बेटा। अब टुडेस टॉपिक, जो आज के टॉपिक्स हम देखना चाहते हैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, बेटा आज का टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हम पास्टुलेट्स देखेंगे बोहर के, और उसके साथ साथ हम ये डेरिवेशन करेंगे। बेटा ये डेरिवेशन जो है वो एग्जाम के लिहाज से मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपको फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री में मैं टोटल बेटा 6 डेरिवेशंस करवाऊंगा। उन 6 डेरिवेशंस के अंदर में से 2 डेरिवेशन आपके फाइनल फेडरल बोर्ड के एग्जामिनेशन का पार्ट होंगी। उन 6 डेरिवेशंस में से एक डेरिवेशन ये आज का टॉपिक है हमारा। ठीक है, तो इसलिए बड़े ध्यान से ये बात सुननी है। सबसे पहले आ जाते हैं हम बोहर की थ्योरी के ऊपर। सबसे पहली चीज बेटा ये इसके बारे में जो हम देख लेते हैं कि बेटा ये बोहर तो था, इसका पूरा नेम अगर हम इसकी बात करें तो इसका पूरा नेम है नील बोहर। नील बोहर ने रदरफोर्ड के मॉडल्स के डिफेक्ट्स को इंप्रूव करने के लिए अपनी थ्योरी दी। इसने देखा कि जो रदरफोर्ड जो है, एक तो इसने बेटा क्या किया, रदरफोर्ड जो था उसका मॉडल देखा, उसके मॉडल्स के अंदर थे डिफेक्ट्स। इसने अपनी थ्योरी पेश की और इन डिफेक्ट्स को रिमूव करने की कोशिश की। कि इसने जो बोहर का मॉडल जो था उसमें जो डिफेक्ट्स थे कि कंटिन्यूसली एनर्जी रिलीज हो रही है, कंटिन्यूसली एब्जॉर्ब हो रही है, कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम है, और वो स्टेबिलिटी एक्सप्लेन नहीं कर सका। उसकी एक्सप्लेनेशन जो है वो बोहर ने दी 1913 में। ठीक है, तो आपने पहली बात याद रखनी है कि इस बोहर का पूरा नेम है नील बोहर। 1913 में इसने रदरफोर्ड का जो मॉडल है
उसके जो डिफेक्ट्स थे उसे इम्प्रूव करके अपनी थ्योरी हमारे सामने प्रेजेंट की। और इसने साथ साथ रेडियस और एनर्जी जो है उसे कैलकुलेट किया था। और टिल डेट अगर मैं बात करूं तो इसकी कैलकुलेशन जो है वो मोस्ट एक्यूरेट कंसीडर की जाती हैं केमिस्ट्री के अंदर। इसीलिए बोहर जो है उससे रिलेटेड एग्जामिनेशन में हमसे जरूर चीजें पूछी जाती हैं। तो ये तो हमारा बेटा बेसिक सा इसका इंट्रोडक्शन हो गया। बोहर ने बेटा सबसे पहला काम जो किया, इसने बेटा डिफाइन किया इसको, ऑर्बिट को, शेल को या एनर्जी लेवल्स को। बोहर का सबसे पहला जो काम था, जो हम इसे पहला पास्टुलेट कहते हैं, वो ये है कि इसने हमें ऑर्बिट का, शेल का या एनर्जी लेवल्स का कॉन्सेप्ट किया। क्या कहा इसने? इसने कहा एटम का न्यूक्लियस है, इसके गिर्द फिक्स रीजन्स बने हुए हैं। उन फिक्स्ड रीजन जो हैं उनको इसने शेल या ऑर्बिट कहा। और उसने कहा इनकी एनर्जी भी फिक्स है। इसने पहले शेल को कहा के शेल, दूसरे को कहा एल, तीसरे को कहा एम, इसी तरह सो ऑन। उसने कहा जो एटम है उसके सेंटर के गिर्द सर्कुलर रीजन्स बने हुए हैं। इन सर्कुलर रीजन्स को हम क्या कहते हैं? शेल। हम इन्हें क्या कहते हैं? ऑर्बिट्स। हम इन्हें कहते हैं एनर्जी लेवल्स। और उसने कहा है हर ऑर्बिट की, हर शेल की एनर्जी फिक्स है। आप मुझे बताएं बेटा कि ये जो पहला पास्टुलेट मैंने बताया है, क्या आप लोगों को ये बात क्लियर हो गई है? जी बेटा, ये बात बेटा आप लोगों को क्लियर हुई? जी यस सर। चलें, शाबाश। अब हम आ जाते हैं बेटा जी सेकंड पास्टुलेट्स पर। उसने कहा था नो चेंज इन एनर्जी इफ इलेक्ट्रॉन रिमेन्स इन द सेम शेल। उसने कहा है आपका ये न्यूक्लियस है एटम का, ये फर्स्ट शेल है, ये यहां पर मैं सेकंड शेल बना देता हूं बेटा, ये यहां पर मैं थर्ड शेल बना देता हूं। तो उसने कहा जब तक कोई इलेक्ट्रॉन अपने फिक्स शेल में रिवॉल्व करेगा तो वो ना एनर्जी लॉस करेगा और ना एनर्जी गेन करेगा। मसलन ये फर्स्ट शेल में मैंने 2 इलेक्ट्रॉन यहां पर प्लेस कर दिए हैं। ये दोनों इलेक्ट्रॉन फॉर द लाइफ टाइम अगर मूव करते रहें इसी शेल के अंदर, तो ना वो एनर्जी लूज करेंगे और ना ही एनर्जी गेन करेंगे। जी बेटा बताएं, अब ये बात क्लियर हुई आप लोगों को? जी बेटा क्लियर है। फिर हम आ जाते हैं थर्ड पर, एनर्जी चेंजेस व्हेन शेल चेंजेस। बड़ी सिंपल बात है। उसने कहा कि अब देखें, मैं यहां पर कलर कर देता हूं चेंज। अगर इस इलेक्ट्रॉन को आप यहां से ब्रॉड करके लेके जाएं थर्ड शेल के अंदर, तो आप इलेक्ट्रॉन को लोअर शेल से कहां लेकर जा रहे हैं? हायर शेल के अंदर। तो एनर्जी क्या हो जाएगी? एब्जॉर्ब हो जाएगी। और अगर किसी रीजन की वजह से आपका जो इलेक्ट्रॉन है वो किसी हायर शेल से फॉल कर जाए किसी भी लोअर शेल में, तो तब एनर्जी आपके पास क्या होगी? रिलीज होगी। क्लियर हुई बेटा ये बात? जी बेटा। क्यों रिलीज हो रहा था? क्यों रिलीज होगी इसकी मैं आपको ना बेटा एक बड़ी जबरदस्त एग्जांपल देता हूं यहां पर, और इस चीज को ना आपने नोट करना है। मैं कहता हूं ये हमारे पास एक गोल चक्कर है, ठीक है? इसके गिर्द ये एक फर्स्ट लाइन है, इसके गिर्द ये एक सेकंड लाइन है, इसके गिर्द ये एक थर्ड लाइन है। ठीक हो गया बेटा?
अब बेटा जी इनमें फर्स्ट लाइन में यहां पर एक आदमी है, सेकंड लाइन में यहां पर एक आदमी है और थर्ड लाइन में भी यहां पर एक आदमी है। अब इन तीनों ने स्पीड लगानी है। इस आदमी ने इस सर्कल को कवर करना है, इस सेकंड ने इस सर्कल को कवर करना है और इस आदमी ने इस थर्ड सर्कल को कवर करना है। और मजे की बात यह है कि इन तीनों के पास इस सर्कल को कवर करने के लिए सेम टाइम है। सपोज मैं कहता हूं 10 सेकेंड्स हैं, तो मुझे बताएं कौन सा आदमी है जिसे सबसे ज्यादा स्पीड से दौड़ना पड़ेगा? तीसरा। ये जो थर्ड वाला है, तो इसकी स्पीड होगी मैक्सिमम, ऐसे ही है। अगर ये ज्यादा स्पीड से दौड़ेगा तो जितने टाइम में ये वो डिस्टेंस कवर कर रहा है, ये तभी सेम टाइम के अंदर डिस्टेंस क्या कर पाएगा, कवर कर पाएगा। असल में यही होता है, जो न्यूक्लियस के नजदीक इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिस टाइम में वो अपना सर्कल कंप्लीट करते हैं, सेम टाइम में हायर शेल्स वाले इलेक्ट्रॉन भी वो सर्कल कंप्लीट करते हैं। अगर वो ऐसा ना कर पाए तो एटम स्टेबल नहीं होगा। इस वजह से हायर शेल्स में एनर्जी ज्यादा होती है और लोअर में मूव करने वाले की एनर्जी कम होती है। अब अगर इस आदमी को आप कहें कि आप ऐसे करें, इस सर्कल को छोड़कर यहां पर दौड़ना शुरू कर दें, तो अब वो पहले से कम स्पीड से मूव करेगा। या इसे कह दें कि आप यहां पर आकर मूव करना शुरू कर दें, तो उसकी स्पीड पहले से क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है ना बेटा जी? तो इस वजह से जब हायर शेल में जाते हैं तो एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं, जब लोअर शेल में फॉल करते हैं तो एनर्जी रिलीज करते हैं। इससे सिंपल एग्जांपल बेटा मेरे पास कोई नहीं बताने के लिए, और मुझे 100% यकीन है कि आप सबको पता चल गया होगा। जी बेटा, आप तीनों को बात क्लियर हो गई? तीनों कह रहा हूं बल्कि। जी जी शबान, क्लियर हुई बेटा बात? कोई आवाज नहीं आ रही। अच्छा जी, दुर्रे शहवार, आपको बेटा क्लियर होगी? इसे क्लियर। क्लियर होगी। तो बेटा बड़ी सिंपल बात है, जो छोटे सर्कल के अंदर अगर किसी ने चक्कर लगाना है इलेक्ट्रॉन ने, तो उसे कम एनर्जी चाहिए। बड़े में उसने लगाना है सेम टाइम में, तो इसे एनर्जी ज्यादा चाहिए। तो इस वजह से जब इलेक्ट्रॉन अपना ऑर्बिट चेंज करते हैं तो या तो वो एनर्जी लॉस करते हैं या वो एनर्जी गेन करते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन, कि जो इलेक्ट्रॉन नॉर्मली अगर मैं बात करूं बेटा मोमेंटम की, तो हम कहते हैं प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज कॉल्ड मोमेंटम। लेकिन इत्तेफाक से देखें तो इलेक्ट्रॉन सर्कुलर शेल में मूव कर रहा है, ऐसे ही है। तो इसके मोमेंटम में साथ रेडियस का भी जिक्र आएगा ताकि वो बने एंगुलर मोमेंटम। क्या बने बेटा? एंगुलर। एम वी का मतलब है मोमेंटम, और जब इसके साथ आर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हम इसे कलेक्टिवली कहेंगे एंगुलर मोमेंटम। अब ये जो एंगुलर मोमेंटम है ये बोहर ने कैलकुलेट किया और उसने कहा ये इंटीग्रल मल्टीपल है h/2 का। और यहां पर इसने मेंशन किया कि ये जो n है ये है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। यानी अगर मैं बेटा फर्स्ट शेल की बात करूं तो उसकी n की वैल्यू होगी 1, तो फर्स्ट शेल के लिए उसने कहा ये h/2 वैल्यू होगी। सेकंड शेल के लिए उसने कहा 2h/2 वैल्यू होगी। थर्ड शेल के लिए बेटा उसने कहा कि 3h/2 वैल्यू होगी। फोर्थ शेल के लिए उसने कहा कि ये 4h/2 वैल्यू रखेगा। फिफ्थ शेल के लिए बेटा उसने कहा कि ये 5h/2 वैल्यू रखेगा।
इसी तरह 6 शेल के लिए उसने कहा कि ये 6h/2 वैल्यू रखेगा। 7 के लिए उसने कहा कि ये 7h/2 वैल्यू रखेगा। बात बेटा क्लियर हुई कुछ? कि उसने कहा जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है न्यूक्लियस के गिर्द उसके हर शेल का एंगुलर मोमेंटम फिक्स है। अगर वो फर्स्ट शेल में मूव कर रहा है तो उसकी वैल्यू होगी h/2 सेकेंड में मूव कर रहा है तो होगी 2h/2 थर्ड में मूव कर रहा है तो होगी 3h/2 फोर्थ में है तो 4h/2 फिफ्थ में है तो 5h/2 क्लियर हुई बेटा ये बात? जी बेटा थोड़ा बेटा जी बता दिया करें ना ताकि मुझे पता चल जाए, क्योंकि मेरे बोलने या सिर्फ बताते रहने से कोई फायदा नहीं है जब तक आप ये बताएंगे नहीं कि जी सर हमें क्लियर हो गया है। क्योंकि हम रेस में नहीं दौड़ रहे बेटा, आप क्लास पढ़ रहे हैं और मैं पढ़ा रहा हूँ, और हमारा कंबाइन पर्पस ये है कि आप अंडरस्टैंड करें। अगर आप नहीं करते हैं तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं आपको किसी और वे में बताऊं ताकि आप उसे अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करें। जी बेटा क्लियर होगी बात? सर क्लियर है। क्लियर है, शाबाश, बस यही रिस्पांस चाहिए था। अब हम आ जाते हैं बेटा ये डेरिवेशन ऑफ रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट फॉर हाइड्रोजन एटम। अब ये क्वेश्चन जो है वो एग्जामिनेशन का पार्ट हमारे पास बनना है। तो बेटा ये इसमें सबसे पहले देखें, मैं एक बात लिखूंगा फिर मैं उसे एक्सप्लेन करूंगा। आपने पहले बेटा ये कंसीडर करना है, कंसीडर एन इलेक्ट्रॉन ऑफ mass m, कि बेटा एक इलेक्ट्रॉन है और उसका मैस क्या है m, मूविंग इन अ सर्कुलर शेल। वो किस में मूव कर रहा है? सर्कुलर शेल में, विद वेलोसिटी v, और उस इलेक्ट्रॉन की जो रिवॉल्व कर रहा है उसकी बेटा वेलोसिटी क्या है? v है। अच्छा जी, रेडियस ऑफ शेल इज r, शेल का रेडियस क्या है बेटा जी? r है। चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन is E negative and charge on nucleus is a ZE positive। अब देखें जो मेन बातें हैं उसको मैं पहले एक दफा हाईलाइट कर देता हूं। एक इलेक्ट्रॉन है बेटा और उस इलेक्ट्रॉन का मैंने बताया है कि बेटा हमारे पास मैस क्या है? m, मूव कर रहा है सर्कुलर शेल में, किस वेलोसिटी के साथ? v के साथ। रेडियस शेल का कौन सा है? r। इलेक्ट्रॉन का चार्ज कौन सा है? E नेगेटिव। चार्ज ऑन न्यूक्लियस कौन सा है? ZE पॉजिटिव। और यहां पर एक चीज और, where Z is atomic number। ये बेटे चीजें हमने सपोज की हैं। हमने सपोज किया है एक इलेक्ट्रॉन है, सपोज वो इस तरह से वो मूव कर रहा है, ये सेंटर है, इसका चार्ज मैंने कौन सा कहा है? ZE पॉजिटिव। यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस हमने क्या लिया? r। मूव करते हुए इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी कौन सी रखी है? v। चार्ज कौन सा है? E माइनस। मैस कौन सा है? m। तो मैंने कहा कि हमने सपोज ये किया है कि एक इलेक्ट्रॉन है बेटा, उसका मैस m है, सर्कुलर शेल में मूव कर रहा है, किस वेलोसिटी के साथ? v के साथ।
उस शेल का रेडियस क्या है r। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कौन सा है E माइनस। न्यूक्लियस पे कौन सा चार्ज है Ze पॉजिटिव। यहाँ पर हमारे पास Z क्या है, Z बेटा हमारे पास है एटॉमिक नंबर। और फिर मैंने इसकी डायग्राम बना दी। न्यूक्लियस पे मैंने कौन सा चार्ज लिख दिया Ze पॉजिटिव। इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज लिखा E माइनस। उसका मैस क्या भी शो किया m। वेलोसिटी कौन सी शो की v। रेडियस कौन सा शो किया r। इतनी बात बेटा आप लोगों को क्लियर हो गई है? क्लियर है। जबरदस्त। अगर ये बात क्लियर हो गई है तो समझ लो आपको डेरिवेशन आ गई है। अब हम यहाँ पर जो है ना वो डेरिवेशन बाकी फर्दर जो है उसे करते हैं। अब देखें, मैं यहाँ पर एक बात लिख रहा हूं, इलेक्ट्रॉन must revolve in same shell। कि जो इलेक्ट्रॉन है उसे सेम शेल में रिवॉल्व करना चाहिए इफ सेंट्रीपिटल फोर्स is equal to सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ऐसे ही है बेटा, ये कोई चीज उस वक्त सेम शेल के अंदर मूव करती रहती है जब तक उसकी सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस क्या हो जाएं, सेम हो जाएं। मैंने कहा जो इलेक्ट्रॉन है उसे भी सेम शेल में मूव करते रहना चाहिए। शर्त ये है, अब यहां पर देखें, ये मैं डायग्राम बना रहा हूं, ये हमारे पास है न्यूक्लियस, इस पर चार्ज है पॉजिटिव, यहां इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है। एक फोर्स इसे न्यूक्लियस की तरफ खींच रही है और एक फोर्स इसे न्यूक्लियस से अवे खींच रही है। जब तक ये दोनों फोर्सेस सेम हैं तो उसे सेम शेल में मूव करना चाहिए। अगर सेंट्रीपिटल बढ़ जाएगी तो वो न्यूक्लियस में फॉल करेगा, सेंट्रीफ्यूगल बढ़ जाएगी तो वो अपना रेडियस छोड़कर कहीं दूर चला जाएगा। ये बात बेटा क्लियर हुई है आप लोगों को? जी बेटा। सर इलेक्ट्रॉन को बाहर की तरफ कौन सी चीज खींचती है? बेटा आप एक बॉल लें, उसे एक थ्रेड से बाइंड करें और उसे रोटेट करें। तो जब आप उसे रोटेट करेंगे तो होता क्या है, एक फोर्स आप उस पे लगाते हैं जो उसे इनवर्ड खींच रही है, लेकिन बॉल मूव करने की वजह से एक मोमेंटम अटेन कर लेता है, वो फोर्स उसे बाहर खींच रही होती है। उसमें एक चीज उसका मैस होता है, दूसरा उसकी वेलोसिटी होती है और तीसरी चीज रेडियस होता है। सेंट्रीफ्यूज, अब वही फोर्सेस निकालकर हमने यहां पर रखनी है। यानी ये वाली जो फोर्स है mv स्क्वायर ओवर r, ये फोर्स उसे बाहर धकेलती है। रेडियस इनवर्ड लेके आना चाह रहा है, वेलोसिटी और मैस उसे अपवर्ड लेकर जा रहे हैं। आप यहां पर देखें, बड़ी गलत जगह पर रेजर ये है काम कर रहा है। अच्छा जी, इतनी बात बेटा अब आप लोगों को क्लियर हुई? इफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अच्छा जी, तो हम यहाँ पर बेटा ये लिख लेते हैं, पहली इक्वेशन हमें मिल गई, सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अब हमने इन दोनों फोर्सेस को निकालना है और यहां पर पुट कर देना है, तो हमारा जो क्वेश्चन है वो सॉल्व हो जाएगा। पहले हम आ जाते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स पर। फार हम बात कर लेते हैं पहले सेंट्रीपिटल फोर्स। अच्छा जी,
बेटा सेंट्रीपिटल फोर्स क्यों जनरेट हुई है? ऑपोजिट चार्जेस की अट्रैक्शन की वजह से। यहां पर देखें, न्यूक्लियस पे चार्ज है बेटा पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है नेगेटिव। तो पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज को क्या करता है? अट्रैक्ट करता है। तो ऑपोजिट चार्जेस की अट्रैक्शन की वजह से कौन सी फोर्स जनरेट हो रही है? सेंट्रीपिटल फोर्स। तो सेंट्रीपिटल फोर्स इज ड्यू टू opposite charges attraction। कि जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो बेटा ऑपोजिट चार्जेस के अट्रैक्शन की वजह से बनी है एंड कैन बी कैलकुलेटेड फ्रॉम कॉलम्स लॉ। कि हम इसे किससे कैलकुलेट कर सकते हैं? कॉलम लॉ से। तो अब हमारे पास वो जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो होती है बेटा जी, मैं यहां पर लिख लेता हूं, सेंट्रीपिटल फोर्स 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर। इसे बेटा कहते हैं कॉलम्स लॉ। क्या कहते हैं बेटा? कॉलम्स लॉ। अब इसमें हमने वैल्यूज को पुट कर देना है। वैल्यूज में देखें, अब आप अगर पीछे आ जाए, न्यूक्लियस का चार्ज कौन सा है? Z पॉजिटिव। इलेक्ट्रॉन का कौन सा है? E नेगेटिव। और रेडियस कौन सा है? R। तो बेटा जी हमें लिखना चाहिए Ze पॉजिटिव, हमें लिखना चाहिए E नेगेटिव, ओवर लिखना चाहिए 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और R का स्क्वायर ही आ जाएगा। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा Ze स्क्वायर ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर। ये आ गई बेटा सेंट्रीपिटल फोर्स। मैं दोबारा रिपीट करता हूं, सेंट्रीपिटल फोर्स क्यों बनी है? ऑपोजिट चार्जेस के अट्रैक्शन की वजह से बनी है। कहां से कैलकुलेट कर सकते हैं? कॉलम लॉ से। कॉलम लॉ क्या होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर। न्यूक्लियस का चार्ज रखा, इलेक्ट्रॉन का चार्ज रखा और रेडियस रखा, तो हमारे पास ये इक्वेशन बन गई। यहां तक बताएं मुझे बेटा, आपको ये बात क्लियर हुई? जी सर क्लियर है अब सर। आप जी बेटा, सर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व क्यों करता है? इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व क्यों करता है? शाबाश बेटा। इलेक्ट्रॉन जो होता है वो चार्ज पार्टिकल है। चार्ज पार्टिकल जब मूव करते हैं तो वो मैग्नेट बनाते हैं। मैग्नेट के नॉर्थ और साउथ पोल्स होते हैं। एक इलेक्ट्रॉन यहां रिवॉल्व कर रहा है, दूसरा इलेक्ट्रॉन यहां पर रिवॉल्व कर रहा है। ठीक है, एक की स्पिन होती है क्लॉकवाइज और दूसरे की स्पिन होती है एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज के नॉर्थ साउथ और दूसरे के नॉर्थ साउथ ऑपोजिट हो जाते हैं। अब आपने फिजिक्स में पढ़ा हुआ है कि नॉर्थ पोल एक मैग्नेट का दूसरे के साउथ पोल को अट्रैक्ट करता है। तो यहां पर इनकी अट्रैक्शन एक दूसरे के साथ स्टार्ट हो जाती है, जिस वजह से ये कंटिन्यूसली एक दूसरे को सर्कल में रोटेट करते रहते हैं। अब क्लियर हुई बात बेटा? ये आपको किसी ने आंसर नहीं देना बेटा, इतनी डिटेल से आपका कंसेप्ट कोई नहीं क्लियर करेगा। पहले बताएं मुझे, बात ये क्लियर हो गई? जी सर क्लियर है। हम लिखते हैं ना कि एक शेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, क्लॉकवाइज स्पिन के साथ, एक एंटी क्लॉकवाइज के साथ। उसकी रीजन ये है कि इलेक्ट्रॉन चार्ज पार्टिकल है, जब मूव करता है तो वो फील्ड बनाता है। तो इसने यहाँ पर आपके पास फील्ड्स बना दिए और एक के फील्ड दूसरे से ऑपोजिट होने की वजह से एक दूसरे को रिपेल करते रहते हैं, या आप कह लें अट्रैक्ट कर, ये इसे अट्रैक्ट करेगा वो से। तो इस वजह से ये कंटिन्यूसली क्या करते रहते हैं? रोटेट करते रहते हैं। और ये आप समझ लें कि इनकी रोटेशन पे इन्हें कोई एनर्जी सर्व नहीं करनी पड़ रही, ऑटोमेटिकली जनरेटेड वो एनर्जी है। अब पहले देखें, मैं जितनी बात की है उसे रिपीट करके मैं आगे लेके चलता हूं।
मैंने कहा एक इलेक्ट्रॉन है, उसका मैस m है, वो सर्कुलर शेल में मूव कर रहा है वेलोसिटी v के साथ, उसका रेडियस r है, चार्ज इलेक्ट्रॉन पे E माइनस है, न्यूक्लियस पे Ze पॉजिटिव है, वेयर Z इज एटॉमिक नंबर। तो फिर मैंने कहा कि अब आपके पास जो है इलेक्ट्रॉन को सेम शेल में रिवॉल्व करना चाहिए। कब बेटा? अगर सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या हो? सेम। फिर मैंने कहा कि सेंट्रीपिटल फोर्स जनरेट हो रही है किस वजह से? ड्यू टू ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्शन की वजह से। कहां से कैलकुलेट कर सकते हैं? कॉलम लॉ से। तो हमने इसको कैलकुलेट कर लिया। अब आ जाते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पर। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स वो होती है बेटा mv²/r। अब अगर हम वापस आए तो इलेक्ट्रॉन का मास क्या रखा है? m, वेलोसिटी क्या रखी है? v, रेडियस क्या रखा है? r। तो इसका मतलब है m की जगह m ही आ जाएगा, v की जगह v आ जाएगा और r की जगह r आ जाएगा। अब इन वैल्यूज को इक्वेशन 1 में पुट कर देना है। पुट इन 1। तो जब 1 इक्वेशन के अंदर हम पुट करेंगे बेटा, तो आप देखें सेंट्रीपिटल फोर्स क्या है? Ze² और 4πε0r²। Ze²/4πε0r²। और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अभी निकालिए mv²/r। अच्छा जी, अब हम बेटा इस r² को उस तरफ ले जाते हैं और mv² को नीचे ले जाते हैं। तो Ze²/4πε0 mv² हमने यहां पर कर लिया और r²/r लिख दिया। ये r इसकी पावर 1 कर देगा। तो हमें पता चला कि Ze²/4πε0 mv² इज इक्वल टू r। ये हमारे पास आ गया रेडियस। ये रेडियस बेटा एटम का रेडियस हो सकता है। अभी यहां पर मैं कोई बात और एक्सटेंड कर रहा हूं बेटा जी, देखिए मैं कलर इसके लिए चेंज कर सकता हूं। This radius can be the radius of an atom if velocity is replaced by angular velocity। तो मैंने क्या कहा कि ये रेडियस एटम का रेडियस हो सकता है। सिर्फ एक ही चीज है, अगर हम मोमेंटम को बेटा किससे रिप्लेस कर दें? एंगुलर मोमेंटम से। क्योंकि इलेक्ट्रॉन स्ट्रेट मूव नहीं कर रहा बल्कि वो एंगल बनाते हुए मूव कर रहा है। मुझे बताएं बेटा जी कि यहां तक बातें आपको क्लियर हो गई हैं? जी सर क्लियर है। सबको बेटा क्लियर है? अच्छा जी, तो हम फिर यहां पर लिख लेते हैं बेटा जी कि फ्रॉम बोहर पास्टुलेट। बोहर का पास्टुलेट हमने पढ़ा है mv, हमने उसमें एंगुलर मोमेंटम पढ़ा था mvr इज इक्वल टू nh/2π। आज ही हमने ये एक इक्वेशन पढ़ी है, ऐसे ही है बेटा? जी बेटा जी। अब नेक्स्ट पेज पे हम इस इक्वेशन में देखें कि हमने लिखा क्या है। हमने बेटा लिख दिया है कि mvr इज इक्वल टू nh/2π। यहां से अगर हम v की वैल्यू निकालें तो बेटा v की वैल्यू क्या बनेगी? nh/2π। mv उस तरफ क्या हो रहा है? mr उस तरफ मल्टीप्लाई हो रहा था, इस तरफ आकर क्या हो गया? डिवाइड हो गया। अगर आप दोनों तरफ स्क्वायर ले लें तो बेटा v² इज इक्वल टू n² h² 4π² m² r²। अब ये हमने निकाल ली v² की
वैल्यू कहाँ से, एंगुलर मोमेंटम से। अब इसे हमने पुट करना है, पुट इन टू सेकंड इक्वेशन, हम इसे नेम दे देते हैं। इस इक्वेशन में हम बेटा v स्क्वायर की वैल्यू पुट कर देंगे। अब सेकंड इक्वेशन पहले हम लिख लें, तो बेटा ये हमने क्या लिखी थी, पहले हम उसे लिख लेते हैं, जी ई स्क्वायर ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट m, जी ई स्क्वायर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट m 1 ओवर v स्क्वायर इज इक्वल टू r। अब इसकी जगह आपने वैल्यू पुट करनी है, तो इसकी जो नोमिनेटर है उसे डिनोमिनेटर बना दें, जो डिनोमिनेटर है उसे बेटा क्या बना दें, नोमिनेटर बना दें। तो बना जी ई स्क्वायर ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट m, अच्छा जी ऊपर क्या बना, 4 पाई स्क्वायर m स्क्वायर r स्क्वायर डिवाइडेड बाय n स्क्वायर h स्क्वायर इज इक्वल टू r। यहां तक बेटा बात क्लियर हुई आपको? जी बेटा। अब देखें क्या होगा बेटा, 4 4 से कैंसिल हो जाएगा, ये पाई इसके स्क्वायर को 1 कर देगा, ये m इसकी पावर को 1 कर देगा, ये r इसकी पावर को 1 कर देगा। तो बनेगा जी ई स्क्वायर पाई m ओवर एप्सिलॉन नॉट n स्क्वायर h स्क्वायर इज इक्वल टू 1, और यहां पर r। हम चाहते हैं r की वैल्यू निकालना, तो एप्सिलॉन नॉट उस तरफ जाकर मल्टीप्लाई हो गया, n स्क्वायर h स्क्वायर ओवर जी ई स्क्वायर पाई m। यहां तक बात बेटा क्लियर हुई आपको? आज को डेरिवेशन बेटा मैं यहां तक रख रहा हूं, कल मैं इसके कांस्टेंट की वैल्यू निकालूंगा। यहां तक वाली बात मैं एक दफा रिपीट कर लेता हूं। देखें, मैंने कहा एक इलेक्ट्रॉन है, उसका मास बेटा क्या है m, वेलोसिटी क्या है v, सर्कुलर शेल में मूव कर रहा है, उसका रेडियस क्या है r, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन क्या है e माइनस, न्यूक्लियस पे कौन सा है Ze पॉजिटिव, यहां पर Z क्या है एटॉमिक नंबर। तो मैंने कहा इलेक्ट्रॉन को सेम शेल में रहना चाहिए अगर सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस बेटा क्या हो जाएं, सेम हो जाएं। सेंट्रीपिटल फोर्स का ऑपोजिट चार्जेस की वजह से है, और उसे किससे निकाल सकते हैं, कॉलम्स लॉ से। तो 1 ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2 ओवर r स्क्वायर, तो Ze पॉजिटिव V नेगेटिव और 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r। तो हमारे पास वैल्यू क्या बनी, Ze स्क्वायर और 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स मैंने कहा mv स्क्वायर ओवर r होती है, निकाली, दोनों को पुट कर दिया इक्वेशन 1 में, यहां से रेडियस निकाला। फिर हमने कहा दिस रेडियस कैन बी द रेडियस ऑफ एटम इफ वेलोसिटी इज रिप्लेस्ड बाय एंगुलर वेलोसिटी। तो बोहर के पास्टुलेट से एंगुलर मोमेंटम क्या है, mvr इज इक्वल टू nh ओवर 2 पाई। यहां से हमने v की वैल्यू निकाली, स्क्वायर किया, उसे पुट कर दिया इसके अंदर। जब हम ये वैल्यूज इंसर्ट कर देंगे तो रेडियस बनेगा एप्सिलॉन नॉट n स्क्वायर h स्क्वायर Ze स्क्वायर पाई m। अब यहां तक की जो चीज है बेटा इसकी आप प्रैक्टिस कर लें, रिमेनिंग बात में जो है वो कल इसकी साथ है कंप्लीट कर लूंगा। जी बेटा, ये बातें क्लियर हैं यहां तक जितनी मैं आपने आपको समझाई हैं? सर v को स्क्वायर क्यों करते हैं? क्या करते हैं बेटा? v का सर स्क्वायर क्यों लेते हैं? स्केयर क्यों लेते हैं? स्केयर अपनी सहूलियत के लिए, क्योंकि यहाँ पर स्केयर था तो पहले स्केयर ले लेंगे तो वैल्यू इंसर्ट करना आसान होता है। असल में हम v की वैल्यू ही पुट करना चाहते थे, अगर यहाँ पुट करके बाद में स्केयर लूंगा तो कैलकुलेशन थोड़ी डिफिकल्ट हो जाएगी बस। सर लेकिन जो कूलम्स लॉ है उसमें 1/4 वो तो नहीं है, उसमें तो सिर्फ q1 q2 डिवाइडेड बाय r। कॉलम लॉ को क्या है, आपकी आवाज क्लियर नहीं आई, दोबारा बोलें। हेलो, बस ये अब क्लास खत्म होने वाली है बेटा, ये मैं स्लाइड इसी तरह सेव रखता हूं, कल मैं पहले ये चीज आपको बताऊंगा और इससे आगे नेक्स्ट लेक्चर को ना इसके साथ इंटरलिंक करूंगा। ओके बेटा जी, अल्लाह हाफिज।